नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम एक पॉलिटी के नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। पॉलिटी का नया टॉपिक होगा वो होगा नियंत्रक व मालिका परीक्षक। नियंत्रक व मालिका परीक्षक को शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बात करना चाहें तो इनको हम कैग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, जो हमारे CAG होते हैं तो भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी पद की व्यवस्था की गई है। तो CAG पद की व्यवस्था कहाँ से की गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। CAG पद की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में CAG पद की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में की गई थी। ये भारत का उस समय आज़ादी से पहले लेखों की जांच करता था और अपने पास में बही खाता रखता था। आज़ादी के बाद भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 148, याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 जो है आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 के द्वारा राष्ट्रपति ने पहली बार भारत के CAG की नियुक्ति करी। ठीक है, तो CAG की नियुक्ति जो होती है वो किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो अनुच्छेद 148 के द्वारा। अनुच्छेद 148 जो कि CAG की नियुक्ति से संबंधित है। इसके बाद में हम एक अनुच्छेद इसके बारे में और जानेंगे। एक अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 150। तो भैया ये क्या बोलता है अनुच्छेद 150? अनुच्छेद 150 बोलता है कि राज्य और केंद्र और राज्यों के बही खाते, इनकी लेखा जोखा कौन करेगा? केंद्र और राज्य बही खातों का लेखा जोखा। तो कौन करेगा लेखा जोखा? हमारे CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। इसके बाद में हम बात करें, एक आर्टिकल और बचा है आपका, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 क्या बोलता है? अनुच्छेद 151 बोलता है कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग CAG की क्या क्या कार्य होंगे और क्या क्या शक्तियां होंगी। CAG की शक्ति क्या क्या होगी और कार्य क्या क्या होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान में CAG का जो पद है वो स्वतंत्र है और CAG किसी के प्रसाद पर्यंत किसी के भी इच्छा पर अपने पद धारण नहीं करता है। संविधान ने उसके पद की, उसके कार्यकाल की, उसके वेतन की आदि की उसको सुरक्षा प्रदान करी है। यानी CAG अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सके, इसलिए उसको क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो अब बात करेंगे कि हमारे जो CAG हैं, तो हमारे CAG की सबसे पहले तो नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति के बारे में हम जानेंगे। हमारे CAG की नियुक्ति कौन करता है, किस आर्टिकल के तहत होती है। इसके बाद में जब नियुक्ति हम पढ़ लेंगे तो नियुक्ति के बाद हम देखेंगे CAG के कार्य क्या क्या हैं और CAG की शक्तियाँ क्या क्या हैं। CAG के कार्य क्या हैं, CAG की शक्तियाँ क्या हैं और CAG का निष्कासन यानी CAG को किस तरह से उसके पद से हटाया जा सकता है, ये बात करेंगे। तो हम जानेंगे CAG की नियुक्ति, CAG के कार्य, CAG के निष्कासन। आइए देखते हैं CAG की नियुक्ति, CAG का कार्यकाल और CAG का निष्कासन। यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG अगर अपने पद पर है तो कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किस उम्र तक। लास्ट के CAG को उनके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो इसमें हम तीनों पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो पहला कि CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, CAG की जो नियुक्ति करते हैं वो CAG क्या एक संवैधानिक पद है और किसी भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। तो मैं अब बात करूं नियुक्ति प्लस शपथ,
नियुक्ति प्लस शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, सीएजी को नियुक्ति और सीएजी की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके बाद हम बात करें कि सीएजी को कार्यकाल कितने साल का होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सीएजी का जो कार्यकाल होता है, सीएजी का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो उतने समय तक वह व्यक्ति सीएजी पद पर कार्य कर सकता है जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी पद पर नियुक्त किया गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर 63 साल का है तो 65 साल की उम्र तक आते आते उसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 2 साल होगा। यानी अगर वो 65 साल की उम्र कर लेता है तो यहाँ पर कार्यकाल कितने भी साल का हुआ हो कोई भी मायने नहीं रखता है। कोई भी व्यक्ति 65 साल से ऊपर कार्य नहीं कर सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति 59 साल का हुआ है और उसको मैक्सिमम एज 65 साल तक की है और टेन्योर जो है जो 6 साल तक कर सकता है एक बार एक पद पर, तो 6 साल यहाँ पर हो रहे हैं पूरे। तो ये बात सच है कि अगर कोई व्यक्ति 59 से होता है तो 59 से 65 तक उसका 65 की जो लास्ट एज है वो भी कंप्लीट होती है, और जो 6 साल का जो उसका टेन्योर है वो भी कंप्लीट होता है। यानी कोई व्यक्ति किसी पद पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक और ज़्यादा से ज़्यादा बट किस उम्र तक किसी भी पद पर रह सकता है, तो 65 साल तक रह सकता है। इसके बाद हम देखें कि सीएजी को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो देखिए सीएजी को पद से हटाने का जो वो है एक प्रोसीजर है, तो 2 तरीके से काम करते हैं। या तो सीएजी खुद त्याग पत्र दे दें, और त्याग पत्र देंगे किसको? राष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा आप, अगर सीएजी अपना त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे? हमेशा राष्ट्रपति को देंगे। या तो खुद सीएजी त्याग पत्र दे दे किसको? राष्ट्रपति को। या फिर क्या करें, सीएजी को अगर उनके पद से हटाना है, सीएजी को उनके पद से हटाना है तो संसद में विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक है, संसद में विशेष बहुमत लाइए। सीएजी पे कोई भी एलिगेशन अगर लगा है, अगर वो बहुमत पास हो जाता है तो सीएजी को अपना पद त्यागना होगा। यानी संविधान में सीएजी का तो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान रखा गया है। यानी सीएजी का अगर पद हम देखे जाएंगे तो सीएजी बराबर सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसी तरह सेम प्रोसीजर से सीएजी को उसके पद से हटा सकते हैं। यानी सीएजी को उसके पद से हटाने का कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है, सीधा यही प्रोसीजर है कि जिस तरीके से सीएजी को उसके पद से हटाएंगे उसी तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को भी उसी पद से हटाना होगा। यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बात करें जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वेतन सीएजी का कितना होगा? तो देखिए वेतन की अगर हम बात करें तो वेतन भी दोनों का बराबर होता है। अगर जितना वेतन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होगा उतना ही वेतन आपका क्या होगा? सीएजी का होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जज होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के जज होते हैं, जितना वेतन उच्चतम न्यायालय का होता है, न्यायाधीशों का होता है, उतना ही वेतन आपका सीएजी का होगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो सीएजी का वेतन वर्तमान में कितना है? सीएजी का वेतन वर्तमान में है आपका 2.5 लाख रुपीस, ठीक है, यानी 2.5 लाख रुपए। सीएजी का वेतन वर्तमान में प्रति माह कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए। देखते हैं कि सीएजी का जो उनका वेतन मिलता है, सीएजी को जो वेतन मिलता है वो कहाँ से दिया जाता है? तो देखिए सीएजी का जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये याद रखिएगा आप लोग, सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, याद रखिएगा। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट्स पर चर्चा करें तो ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति सीएजी पद पर नियुक्त किया जाता है तो क्या उसके नियुक्ति के बाद में उसके वेतन, उसके भत्ते या उसके अलाउंसेस में कटौती की जा सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर सीएजी बन जाता है तो वेतन भत्तों में क्या होगा? कटौती नहीं की जाएगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है, संविधान में इस पद को स्वतंत्रता दी गई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के फैसले पर या उसके वेतन भत्तों पर चर्चा नहीं की जा सकती है,
उसी तरह से सीएजी के वेतन और भत्तों पर भी चर्चा नहीं की जा सकती है उसकी नियुक्ति के बाद में। तो ये था सीएजी का कार्यकाल, सीएजी की नियुक्ति और सीएजी का निष्कासन। अब आप लोगों ने तीनों चीज पढ़ रही है कि कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 वर्ष, 65 वर्ष। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। निष्कासन को किस तरीके से किया जाता है, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का निष्कासन किया जा सकता है उसी तरह से सीएजी का भी उसके पद से हटाया जा सकता है। सीएजी को संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। सीएजी का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। सीएजी भारत में एकीकृत लेखा जांच मशीनरी का एक अद्भुत नमूना हमें देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे सीएजी के कार्य क्या होंगे, सीएजी की शक्तियां क्या क्या है। आइए देखते हैं अब सीएजी के कार्य और सीएजी की शक्तियां। देखिए सीएजी के कार्य और सीएजी की शक्तियों में आप लोग सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं कि यह एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है। यानी भारत सरकार के पास में सिर्फ यही एकमात्र एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है जो पूरे भारत में राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सभी के बही खातों का लेखा जोखा अपने पास में रखती है या ऑडिट कर सकती है। तो यह क्या है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी है। इसके बाद में लेखा जांच का दायरा केंद्र व राज्य दोनों तक है। देखिए इसका लेखा जांच का दायरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार तक सीमित है। इसका लेखा जांच का दायरा पूरे भारत में, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रत्येक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है उसकी सरकार तक, उसकी संचित निधि तक। जिस राज्य सरकार की संचित निधि, केंद्र सरकार की संचित निधि, संसद की संचित निधि और केंद्र शासित प्रदेशों की संचित निधि से किया गया व्यय और वहां से प्राप्त जो भी आपके टैक्स के द्वारा पैसा लिया जाता है, तो उन सबका ये क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। इसके बाद में भारत सरकार के किसी विभाग के विनिर्माण के लाभ और हानि। देखिए भारत सरकार से संबंधित जो विभाग होते हैं तो उस विभाग से किस योजना के लिए कितना पैसा खर्च किया गया और कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, उन सभी की जांच कौन कर सकता है, हमारा सीएजी कर सकता है। तो भारत सरकार के किसी भी विभाग की जांच कौन कर सकता है, सीएजी कर सकता है। इसके बाद सरकारी कंपनियां की जांच सीमित, यानी ये आप कह सकते हैं कि सीएजी होते हैं सरकारी कंपनियों तक की जांच कर सकते हैं, उनका ऑडिट कर सकते हैं, पर सीमित दायरे तक। कुछ कंपनियों के ऑडिट टीम खुद की होती है, खुद की ऑडिट टीम सरकार बनाती है। तो कह सकते हैं कि सरकारी जो कंपनियां होती है तो उनके ऑडिट के मामले में जो सीएजी की शक्ति है वो सीमित है। इसके बाद में वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आर्टिकल 151 में ये बात बता दी गई है, लिख दी गई है कि जो वार्षिक रिपोर्ट होगी, देखो सीएजी जो भारत की संचित निधि से पैसे का जो निष्कासन हुआ है या जो भी पैसे का आदान प्रदान हुआ है उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने के बाद जो भी रिपोर्ट बनेगी उस रिपोर्ट को वो किसको सौंप देंगे, राष्ट्रपति को सौंप देंगे। और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करेंगे, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के पटल पर पेश करेंगे। क्या करेंगे, संसद के पटल पर पेश करेंगे। इसके बाद में वही प्रोसीजर सेम राज्यों में होता है। राज्यों की जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट, वह सीएजी किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। और राज्यपाल क्या करेंगे, वो विधानमंडल के पटल पर उस रिपोर्ट को रखेंगे। किसके पटल पर रखेंगे, विधानमंडल के पटल पर रखेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सीएजी हैं वो हमारे सीएजी हैं वो हमारी संसद की लोक लेखा हमारी सीएजी संसद के लोक लेखा समिति के क्या है, गाइड भी हैं, मित्र भी हैं। क्या है, गाइड भी है, मित्र भी है और मार्गदर्शक भी हैं। और क्या है, मार्गदर्शक। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे भाई सीएजी को कहा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। बता पाएंगे आप? चलिए आइए अंत में देखते हैं सीएजी के जो कार्य रह गए हैं और जो सीएजी की कुछ शक्तियां इसमें देखने को मिलती हैं। तो बात करें, सीएजी सरकार का एजेंट होता है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे सीएजी होते हैं ये सरकार के क्या होते हैं,
एजेंट भी होते हैं और सरकार के अकाउंटेंट भी होते हैं। जिस तरह से भारत के महान्यायवादी सरकार के वकील कहे जाते हैं, उसी तरह से जो सीएजी होते हैं जो हमारे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं भारत के सरकार के, क्या होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट यानी सरकार के बही खातों का लेखा जोखा रखने वाला। तो सीएजी क्या है? सरकार का एजेंट है। इसके बाद में सीएजी का भारत की संचित निधि से धन निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं, यानी सीएजी भारत की संचित निधि से जब धन निकाला जा रहा हो तब उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं लगा सकते हैं। तो असल में सीएजी फिर करते क्या है? तो सीएजी का कार्य होता है धन निकासी के बाद जब धन निकाल लिया जाता है तब उसके बाद सीएजी का कार्य स्टार्ट होता है कि सीएजी अब धन जो निकाला गया किस चीज़ के लिए निकाला गया था, कहाँ खर्च किया गया, कितना धन वापस संचित निधि में डाला गया, तो वो सारा पैसे का ऑडिट कौन करता है? सीएजी करते हैं। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि सीएजी का कार्य होता है पोस्टमार्टम वाला। यानी एक बार इंसान मर जाए तो डॉक्टरों के द्वारा जब उसके इंसान के शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है, वैसे ही सीएजी क्या करते हैं, जब धन की निकासी हो जाती है, धन खर्च हो जाता है, तो उसके बाद सीएजी बैठते हैं बही खाता लेकर और सीएजी क्या काम करते हैं? उसका ऑडिट करते हैं। तो सीएजी का एक्चुअल में कार्य क्या है? पोस्टमार्टम वाला कार्य है। क्या है? पोस्टमार्टम का कार्य। तो ये तो था आपका सीएजी। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसमें कि जो हमारे सीएजी हैं जो ऑडिट करते हैं, तो इनकी एक ऑडिट टीम होती है। तो इनको सहायता देने के लिए 1968 में सीएजी को सहायता देने के लिए 1968 में एक ऑडिट बोर्ड का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? ऑडिट बोर्ड का गठन। ऑडिट बोर्ड का गठन किया गया जिसमें 1+2 सदस्य होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? 1+2 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य जिसमें से एक होता है अध्यक्ष, 2 होते हैं अन्य सदस्य, और तीनों मिलकर सीएजी की मदद करते हैं ऑडिट करने में। अब सीएजी अकेला इतना कार्य करेंगे तो भैया उनको तो दिमाग ही चकरा जाएगा। तो इस दिमाग ना चकराए तो क्या होगा? 1+2 मेंबर सीएजी की क्या कार्य करेंगे? उसकी सहायता करेंगे ऑडिट करने में। तो ये था सीएजी और सीएजी के कार्य और सीएजी की नियुक्ति, सीएजी क्या निष्कासन। भारत सरकार में सीएजी का पद किस तरह से रखा गया है, किस तरीके से सीएजी के पद पर कार्य किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को।